Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, today we are going to deal our lecture number 6 related to statement and arguments. Lecture 5432 इसके अंदर हमने भरपूर तरीके से क्वेश्चंस को डील किया था, ठीक है। और मेरा बच्चा लेक्चर 1 तो मैंने फुली डेडिकेट किया था इन सारे आपके पास जो की टेक अवेज हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड और वीक आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, सबको मैंने डिटेल के अंदर विद एग्जाम्पल समझाया। ऐसा ही है ना भाई, डिटेल्ड वीडियो है, बट मेरा बच्चा आपको ईच एंड एवरी पॉइंट और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला उससे। ठीक हो गया भाई। अब लेक्चर नंबर 6 के क्वेश्चंस को करने से पहले, डील करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन की टेक अवेज को रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह समझेंगे। देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होने के लिए आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट की टेक अवे क्या होता है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया भाई, सिंपल सी बात है। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट का मतलब बच्चों वाला है कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मस्ट डायरेक्टली रिलेट टू द इशू मेंशन इन दी स्टेटमेंट। ठीक है, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, यानी द आर्ग्यूमेंट शुड रिलाई ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग रादर देन ओपिनियंस और इमोशंस। प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, यानी सिंपल सा मतलब है द सजेशन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल और इम्प्लीमेंटेबल। ठीक हो गया। एड्रेसेस द कोर इशू, ठीक है, इट एड्रेसेस द कोर इशू। आर्ग्यूमेंट आपके पास एड्रेस कर रहा होगा कोर इशू को। ठीक हो गया। द आर्ग्यूमेंट शुड सॉल्व और डिस्कस द मेन इशू, नॉट अ साइड इशू। बाकी सिक्योरिटी ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास कैसा आर्ग्यूमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। सही है, यानी एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी इज जनरली कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की अगर बात कर रहे हैं, वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। इट मीन्स आपके पास सिंपली इसका मतलब क्या, इसकी मीनिंग क्या, आर्ग्यूमेंट प्रोमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स जो कि प्रोमोट करें एजुकेशन को, इकोनॉमी को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डेवलपमेंट, वो कंसिडर किए जाएंगे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी यानी इफ द आर्ग्यूमेंट फॉलोस अ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इट इज स्ट्रॉन्ग। और आपके पास क्या है, यूनिवर्सल अगर ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर, ठीक है, यानी आपके पास क्या है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन एन एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सली ट्रू प्रिंसिपल। सिंपल सा इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब वीक आर्ग्यूमेंट होने के लिए क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इररेलेवेंट होगा, यानी आर्ग्यूमेंट मेरा बच्चा इसका कोई रिलेशन नहीं होगा स्टेटमेंट के साथ, या आप ये कह सकते हैं द आर्ग्यूमेंट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है तुम्हारे पास, एक्सट्रीम होगा या फिर ओवर एग्जेजरेशन। ठीक हो गया, यानी इसके अंदर ना सिंपल सा इसका मतलब है कि भाई यूज वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली, कंप्लीटली, इम्पॉसिबल, एवरीवन, विदाउट प्रूफ। ठीक हो गया। इमोशनल होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वीक आर्ग्यूमेंट। जस्ट इमोशनल है तो फिर वीक आर्ग्यूमेंट है। इट मींस आपके सिंपल सा मतलब डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक और एविडेंस। चौथा क्या है आपके पास, देखें वो आपके पास होगा वाग होगा या फिर एम्बिग्यूस होगा, यानी आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अनक्लियर होगा, इनकम्प्लीट होगा और लैक्स स्पेसिफिक रीजनिंग। ठीक हो गया। और आपके पास क्या होगा, बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन। सिंपल सा मतलब है द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट विद समथिंग दैट इज नॉट गिवन और नॉट प्रूवन इन द स्टेटमेंट। छठा क्या है, हाफ एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट आपके पास कंसिडर किया जाएगा वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक हो गया, यानी द आर्ग्यूमेंट गिव्स अ कंक्लूजन बट डजंट एक्सप्लेन व्हाई। और आपके पास क्या है, कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट भी आपके पास काउंट किया जाता है वीक आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, यानी इट मींस आपके पास इसका मतलब क्या, यूजेस कंपैरिजन विद अनदर पर्सन, प्लेस और सिस्टम इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट लॉजिकल रीजन। ठीक हो गया मेरा बच्चा। आई होप सो कि मैंने जो रिवाइज करवाया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इन सारे इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट आपके पास स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक हो गया जी। यस, क्या कह रहा है भाई, शुड द यूज ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन पब्लिक प्लेसेस बी इंक्रीज, यस और नो।
तो भाई आपने करना क्या है, बहुत बढ़िया बात कर रहा है। शुड द यूज ऑफ सीसीटीवी कैमराज बी इन पब्लिक प्लेसेस बी इंक्रीज या नहीं। ठीक हो गया भाई। अब देखें जरा आर्ग्यूमेंट में आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहली बात, सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं क्या पब्लिक एरियाज में सीसीटीवी कैमराज की तादाद बढ़ानी चाहिए या नहीं, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए या नहीं, बोलो भाई। अच्छा, आर्ग्यूमेंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं येस इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्राइम्स एंड इंश्योर्स पब्लिक सेफ्टी। हाईलाइट कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है भाई, क्या ये स्ट्रांग है, बोलो भाई। बिल्कुल स्ट्रांग है मेरा बच्चा, बिल्कुल स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरास क्रिमिनल्स को क्राइम करने से डिस्करेज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना भाई, रिकॉर्डेड फुटेज जो है इन्वेस्टिगेशंस में एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, पुलिस सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। आया ना, ठीक हो गया जी। पब्लिक प्लेसेस में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इंप्रूव होती है। ठीक हो गया भाई। थेफ्ट को और वायलेंट इंसिडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। लोग पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा सेफ फील करते हैं और पब्लिक सेफ्टी मेरा बच्चा गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल और फीजिबल भी है। ठीक हो गया। और आपके पास कोर इशू को एड्रेस भी कर रहा है ये आर्ग्यूमेंट। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। क्या वीक आर्ग्यूमेंट है, नहीं। इररेलेवेंट है ना, एक्सट्रीम है, नहीं। अगर एक्सट्रीम होता ना तो फिर वो क्या कहता, वो ये कहता सीसीटीवी से सारे क्राइम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कर रहा है। कह रहा है हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्राइम्स। ठीक है, इमोशनल नहीं है और एम्बिग्यूस नहीं है, फॉल्स एजम्पशन नहीं है, हाफ एक्सप्लेन नहीं है, कंपैरिजन बेस नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। नो इट इन्वेड्स पीपल्स प्राइवेसी। बोलो भाई, कैसा है या नहीं। नो इट इन्वेड्स पीपल प्राइवेसी। देखो इमोशनल तो है नहीं ना, ठीक है, इमोशनल थोड़ी है। ये तो एक रीजन पेश कर रहा है, नो इट इन्वेड्स पीपल प्राइवेसी। बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात मुझे बताइए, कंटिन्यूस सर्विलेंस से इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी इफेक्ट हो सकती है। देखो पब्लिक प्लेसेस के अंदर आप कहीं भी बैठे हुए हो, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, तो आपकी प्राइवेसी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी नहीं होगी, इससे बिल्कुल होगी। ठीक है, मुस्तकिल तौर पर आपकी मूवमेंट ट्रैक की जा रही है, तो पर्सनल मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, और सीसीटीवी फुटेज का मिसयूज या अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है और सिटीजन्स को अननेसेसरी सर्विलेंस का कंसर्न हो सकता है। प्राइवेसी भी मेरा बच्चा एक इंपॉर्टेंट लीगल और एथिकल राइट है, हाँ या ना, बताओ भाई, खुद बताओ। ठीक हो गया मेरा बच्चा। पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक प्राइवेसी, इन दोनों के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। एक्सेसिव सर्विलेंस सिविल लिबर्टीज़ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ये भी रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट है, फैक्ट बेस और लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल और फीजिबल भी है और कोर इशू को भी एड्रेस कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई सीसीटीवी इंक्रीज क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया भाई। अच्छा, वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि इररेलेवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है। देखो ये नहीं कह रहा कि सीसीटीवी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज प्राइवेसी, ऐसा नहीं है। ये जस्ट क्या कह रहा है, ये सिर्फ कंसर्न रेस कर रहा है। ऐसे इमोशनल भी नहीं है, वाग और फॉल्स एजम्पशन भी नहीं है, हाफ एक्सप्लेन भी नहीं है, कंपैरिजन बेस भी नहीं है। सिंपल तरीके से आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर किसकी बात कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी की, कि क्राइम प्रिवेंशन, बेटर इन्वेस्टिगेशन, सिटीजन सिक्योरिटी। दूसरे के अंदर कह रहा है प्राइवेसी राइट्स की बात कर रहा है, पर्सनल प्राइवेसी, सर्विलेंस कंसर्न्स और सिविल लिबर्टीज। ठीक हो गया भाई। तो आपके पास ये क्या कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सिंपल तरीके से बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, क्या कह रहा है, शुड देयर बी अ टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, शुड देयर बी अ टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। कह रहे क्या गवर्नमेंट को लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। अब आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर क्या कह रहे हैं, कह रहे यस इट विल जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देखें एक बात अपने जहन में रखिएगा, आपके पास लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं, जो महंगी महंगी घड़ियाँ, गाड़ियाँ, ठीक है, मतलब आपके पास नॉन एसेंशियल आइटम्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये आपकी नेसेसिटीज़ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, आपसे क्या कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर, यस इट विल जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या मेरा बच्चा ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखें ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लग्जरी टैक्स से गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सकता है। ठीक है, ये रेवेन्यू पब्लिक सर्विसेज यानी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल। देखें लग्जरी गुड्स मेरा बच्चा एसेंशियल आइटम्स नहीं होते हैं, इसलिए उन पर टैक्स लगाना प्रैक्टिकल हो सकता है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फंड्स मिल सकते हैं, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है, ऐसा ही है। और लग्जरी कंजप्शन से रेवेन्यू कलेक्ट करना टैक्सेशन का एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव है। रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, लग्जरी टैक्स से रिलेटेड पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, लग्जरी टैक्स क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, टैक्स लगाने का डायरेक्ट बेनिफिट बता रहा है। ठीक हो गया भाई। तो आपके पास फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल और फीजिबल भी है, सही है जी। और कोर इशू को भी एड्रेस कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि टैक्स क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो इररेलेवेंट नहीं है, इमोशनल नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, वाग और
फॉल्स एजम्पशन नहीं है, कंपैरिजन बेस्ड नहीं है, तो सिंपल तरीके से तुम्हारे पास क्या कंसिडर किया जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा क्या कह रहा है आर्ग्यूमेंट 2 के अंदर, नो इट अनफेयरली टारगेट्स वेल्दी इंडिविजुअल, बस ये कह के चुप हो गया, यानी हाफ एक्सप्लेन्ड है, हाँ या ना। क्या कह रहा है नो इट अनफेयरली टारगेट्स वेल्दी इंडिविजुअल, बस खामोश हो गया भाई, आगे रीजन पेश नहीं कर रहा कि भाई कैसे अनफेयर है। ठीक हो गया। तो भाई सिंपल सी बात कर रहा है ना, देखें अनफेयरली का लफ्ज इसने यूज कर लिया, ठीक है भाई, क्यों अनफेयर है, रीजन नहीं दे रहा, ठीक हो गया। यानी सिंपल सी बात कर रहा है, लग्जरी टैक्स रिच लोगों को अनफेयरली टारगेट करता है। अब ये नहीं बता रहा भाई कैसे अनफेयर है, इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा, बिजनेसेस का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी, ठीक है भाई, कैसे अनफेयर है, इकोनॉमी को क्या नुकसान, ठीक है, बिजनेसेस का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी और जॉब्स इफेक्ट होंगी, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा ही है। रेलिवेंट टू है, लग्जरी टैक्स की बात कर रहा है लेकिन फैक्ट बेस और लॉजिकल नहीं है मेरा बच्चा, लॉजिकल चेन ही मिसिंग है यहाँ पर, सिर्फ सिंपल सी बात कर रहे हैं अनफेयर और आखिर में कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, यानी बता ही नहीं रहा रीजन कि भाई क्यों ये अनफेयर है। बोलो भाई हाफ एक्सप्लेन्ड है या नहीं, बिल्कुल हाफ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, यानी इसने डायरेक्ट क्या बोल दिया, सिर्फ रिजल्ट बता दिया, रीजन नहीं दिया कि भाई ये रिजल्ट क्यों निकल रहा है। ठीक हो गया भाई। और आपके पास क्या है, इमोशनल भी है, ठीक है, अनफेयरली, तो एक वैल्यू जजमेंट है भाई आपके पास, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी अगर दी होती ना तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग मान लेता। अगर लेट सपोज वो ये कहता नो बिकॉज लग्जरी टैक्सेस डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस सेल्स, हर्ट बिजनेसेस और लीड टू जॉब लॉसेस, मैं क्या कह देता, मैं कह देता भाई आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट काउंट किया जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी जस्ट ये वीक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इसने वजह नहीं बताई कि आपके पास क्यों मेरा बच्चा अनफेयर है। ठीक हो गया। तो मैं क्या कहूँगा, ये गलत है, ठीक है, रिजेक्ट कर दो। तो इट मीन्स आपके पास कौन सा करेक्ट होगा, जस्ट ये आपके पास करेक्ट होगा, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, क्या कह रहा है, शुड द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट अ हाई शुगर टैक्स ऑन ऑल स्वीटेंड बेवरेजेस एंड जंक फूड। ठीक हो गया, समझा देता हूँ भाई, हाईलाइट कर लें सबसे पहले, उसके बाद समझते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया मेरा बच्चा, शुड द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट अ हाई शुगर टैक्स ऑन ऑल स्वीटेंड बेवरेजेस एंड जंक फूड। कह रहे क्या गवर्नमेंट को शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड पर हाई टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। ठीक हो गया, ये तुमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक हो गया। तो भाई क्या करना है, अब आर्ग्यूमेंट के अंदर देखते हैं कि भाई आपसे क्या बात कर रहा है आर्ग्यूमेंट के अंदर। क्या कह रहे हैं, येस इट विल डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लीडिंग टू लोअर ऑब्सिटी रेट्स एंड रिड्यूस पब्लिक हेल्थ केयर कॉस्ट। ऐसा है या नहीं। ठीक हो गया भाई। तो मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या ये फॉलो करेगा या नहीं। बिल्कुल सर जी फॉलो करेगा, ठीक है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट रीजन पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं क्या गवर्नमेंट को शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड पर हाई टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है, आर्गुमेंट 1 क्या कह रहा है, येस इट विल डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लीडिंग टू लोअर ऑब्सिटी रेट्स एंड रिड्यूस पब्लिक हेल्थ केयर कॉस्ट। ठीक हो गया। क्या ये स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। देखें हाई टैक्स से शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड की प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। हाइयर प्राइसेस कुछ कंज्यूमर्स को अनहेल्दी प्रोडक्ट्स कम खरीदने पर मोटिवेट कर सकती हैं, और फिर क्या होगा, कम कंजम्पशन से ऑब्सिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस रिड्यूस हो सकते हैं और हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स इंकरेज हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के हेल्थ केयर एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होना गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा ही है ना, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आपके पास एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ये भी तो होता है कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, टैक्स पॉलिसी अनहेल्दी कंजम्पशन डिस्करेज करने का एक प्रैक्टिकल टूल हो सकती है। ठीक हो गया भाई। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या होगा, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है और फैक्ट बेस और लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, और ये आर्गुमेंट कोर इशू को एड्रेस भी कर रहा है, डायरेक्ट रीजन दे रहा है कि शुगर टैक्स क्यों होना चाहिए। तो इररेलेवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। यानी वो ये तो नहीं कह रहा ना कि ऑब्सिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, है ना, सिर्फ लोअर ऑब्सिटी रेट्स की बात कर रहा है। तो इमोशनल भी नहीं है, वाग और एम्बिग्यूस भी नहीं है, फॉल्स एजम्पशन भी नहीं है, हाफ एक्सप्लेन भी नहीं है, कंपैरिजन बेस भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अच्छा दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा आर्गुमेंट, नो इट इज अ regressive tax that unfairly burdens low income families who may rely on these products due to their affordability। अच्छा भाई समझा देता हूँ भाई क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है नो इट इज अ रिग्रेसिव टैक्स दैट अनफेयरली बर्डन्स लो इनकम फैमिलीज हु मे रिलाई ऑन दीज प्रोडक्ट्स ड्यू टू देयर अफोर्डेबिलिटी। ठीक हो गया। अब देखें क्या ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्या ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। देखें सिंपल सी बात है, शुगर टैक्स से फूड और बेवरेजेस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी या नहीं। मेरा बच्चा लो इनकम फैमिलीज पर प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट रिलेटिवली ज़्यादा हो सकता है और कुछ हाउस होल्ड बजट कॉन्स्टेंट्स की वजह से अफोर्डेबल फूड ऑप्शन चूज करते हैं।
ऐसे ही कुछ हाउस होल्ड बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से अफोर्डेबल फूड ऑप्शंस चूज करते हैं। टैक्स बर्डन इनकम ग्रुप पर इक्वल इफेक्ट नहीं डालता, ऐसा ही है ना भाई। और पब्लिक प्लेसेस में फेयरनेस और इकोनॉमिक इक्विटी भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है। गवर्नमेंट को हेल्थ गोल्स और अफोर्डेबिलिटी दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। बेटे रिग्रेसिव टैक्सेशन इकोनॉमिक्स का एक रिकग्नाइज पॉलिसी कंसर्न है। देखें रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है मेरा बच्चा, मैं इसका मतलब समझाता हूँ ना, टेंशन ना लो। शुगर टैक्स लगाने से जंक फूड महंगा हो जाएगा, ऐसा ही है। और गरीब लोग ऑलरेडी लिमिटेड इनकम में हैं और सस्ता जंक फूड ही खा सकते हैं, ठीक है। अगर टैक्स लगा दिया तो उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, हाँ या ना। तो अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा गरीबों को क्या होगी, तकलीफ होगी। इसलिए कह रहा है कि ये टैक्स क्या है, अनफेयर है, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स आपके पास कौन सा टैक्स होता है, ऐसा टैक्स जो गरीबों को ज्यादा तकलीफ दे, ठीक है भाई। तो इस आर्ग्यूमेंट का क्या कहना है, कह रहे शुगर टैक्स से गरीबों को ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए ये क्या है, ये अनफेयर है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या आपको समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया भाई। आर्ग्यूमेंट 2 भी क्या है, आर्ग्यूमेंट 2 भी मेरा बच्चा रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, फैक्ट बेस और लॉजिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है और कोर इशू को एड्रेस कर रहे, ठीक हो गया भाई। तो आपके इरेलीवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, और आपके पास इमोशनल नहीं है, सही है, और वाग और एम्बिग्यूस नहीं है, फॉल्स अजम्पशन पे बेस्ड नहीं है, ना ही हाफ एक्सप्लेनेड आर्ग्यूमेंट है, ना ही कंपैरिजन बेस्ड है। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई क्या बोल सकते हो बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, क्या कह रहे, देखें, कह रहे शुड द गवर्नमेंट मैंडेट द कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स फ्रॉम ऑल सिटीजन्स, ठीक है, टू बी स्टोर्ड इन अ नेशनल डेटाबेस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया भाई। कह रहे क्या गवर्नमेंट को सब सिटीजन्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करके नेशनल डेटाबेस में रखने चाहिए या नहीं, ठीक है भाई। ये आपके पास इशू है किसके दरमियान, देखें पब्लिक सेफ्टी वर्सेस प्राइवेसी और सिविल राइट्स का इशू है, ठीक हो गया भाई। आर्गुमेंट 1 क्या कह रहे हैं, यस इट वुड प्रोवाइड लॉ एनफोर्समेंट विद अ नियरली इनफेलिबल टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वायलेंट ऑफेंडर्स, ठीक है, मैं सब समझाता हूँ, एंड सॉल्विंग कोल्ड केसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग पब्लिक सेफ्टी एंड एक्सोनरेटिंग द इनोसेंट, ठीक हो गया भाई। यानी सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है भाई यस, ठीक है, मतलब आपने आपसे सवाल क्या कर रहा था, शुड द गवर्नमेंट मैंडेट द कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स फ्रॉम ऑल सिटीजन टू बी स्टोर्ड इन नेशनल डेटाबेस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। कह रहे हैं हाँ ऐसा करना चाहिए, इससे होगा क्या, देखें तो ये आर्गुमेंट क्या कह रहा है, आर्गुमेंट नंबर 1 कह रहा है यस ये कानून नाफिज करने वालों को वायलेंट मुजरिमों की पहचान और मेरा बच्चा जो आपके पास पुराने मुकदमे हैं उनको हल करने के लिए एक ऐसा आला फराम करेगा, यानी नियरली इनफेलिबल का मतलब ये है कि लगभग 100% दुरुस्त है, गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी, ठीक हो गया भाई, सही है भाई। तो आपसे क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, ये कानून नाफिज करने वालों को वायलेंट मुजरिमों की पहचान और जो पुराने मुकदमे हैं उनको हल करने के लिए क्या करेगा, एक आला फराम करेगा, ठीक है, जिससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ में क्या होगा, इजाफा होगा, ठीक है, और मेरा बच्चा बेगुनाह लोगों को बरी किया जा सकता है, ठीक हो गया भाई। एक्सोनरेटिंग द इनोसेंट का मतलब यही है कि बेगुनाह लोगों को रिहा करना, बरी करना, ठीक हो गया भाई, सही है मेरा बेटा। तो क्या ये आपके पास फॉलो करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। देखें सिंपल सी बात है मेरा बच्चा, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट काउंट होगा, क्यों, सिंपल सी बात है। देखें डीएनए एविडेंस एक्सपेक्ट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, कोल्ड अनरिजॉल्व क्रिमिनल केसेस दोबारा इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी जो सालों से हल नहीं हुआ वो केसेस भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है, हल कर सकते हो। बाकी इनोसेंट सस्पेक्ट्स को डीएनए एविडेंस की वजह से क्लियर किया जा सकता है, ऐसे ही है। और क्या हो सकता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फास्टर और मोर रिलायबल हो सकती हैं, सीरियस ऑफेंडर्स को पकड़ने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है, साइंटिफिक एविडेंस आई विटनेस टेस्टिमोनी से ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, ये मेरे पास लाजमन ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा, सही है मेरा बच्चा। ये तुम्हारे पास हो गया, इसको मैंने अपने पास हाईलाइट कर दिया, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक हो गया भैया। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नंबर 2, सिंपल सी बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 मैं समझा देता हूँ। देखिए डीएनए क्या है, एक हाईली सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लार्ज डीएनए डेटाबेस प्राइवेसी कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है, डेटा मिसयूज या फिर अनऑथराइज एक्सेस का रिस्क हो सकता है, ऐसा ही है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन के लिए मिसयूज हो सकती है, सिटीजन्स की बॉडीली ऑटोनॉमी इफेक्ट हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विलेंस का कंसर्न्स अराइज हो सकते हैं, और प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं,
ऐसा ही है ना भाई। तो क्या रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है? बिल्कुल है सर जी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है? देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था, डीएनए कलेक्शन से रिलेटेड बात कर रहा था। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट प्राइवेसी कंसर्न्स दे रहा है, और फैक्ट बेस भी है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, ऐसा ही है ना। और कोर इशू को भी एड्रेस कर रहा है, यानी डायरेक्ट रीजन दे रहा है कि डीएनए डेटाबेस क्यों नहीं बनाना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, हर इंसान की इससे क्या होगा, डेटा कलेक्शन से पुलिस को तो फायदा होगा, लेकिन इसके बहुत नुकसानात भी हैं। लेट सपोज आपके पास क्या होगा, देखो हर इंसान की जो बॉडीली प्राइवेसी है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर डीएनए डेटा गलत हाथों में चला गया, देखो डीएनए डेटा जो है गलत हाथों में चला गया तो लोगों के साथ जेनेटिक बेसिस पर तफरीक हो सकती है। जैसे किसी को नौकरी ना मिलना अगर उसमें कोई जेनेटिक बीमारी का रिस्क हो, ऐसा ही है भाई। और क्या करिएगा गवर्नमेंट या पुलिस, इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है, जैसे बगैर वारंट के ट्रैकिंग या नज़र रख सकती है। बात क्लियर हो रही है? तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास ये भी एक अदद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। मैंने डिटेल के अंदर तुम्हें समझाने की कोशिश की है, आई होप सो के समझ में भी आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है मेरा बच्चा, मुझे फीडबैक लाजमी देना कि सर बेहतरीन हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, वीआईपी सेटअप हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आंसर है। सही है जी, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और बताइएगा कि आपको लेक्चर समझ में आया है या नहीं आया, और किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन है या नहीं है। आई होप सो कि नहीं होगी। मैंने अपनी मैक्सिमम मेरा बच्चा एफर्ट लगाई है ताकि मैं आपको फ्रॉम दी वेरी बेसिक सारी चीज़ों को समझा सकूँ, मीनिंग भी बताया, विद एग्जाम्पल्स भी सारी चीज़ें बताई, पॉसिबिलिटीज़ बेतहाशा आपको बताई हैं, तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई क्वेरी कोई डाउट रिमेनिंग ना हो। सही है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा आपने क्या करना है, अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है, और आपने इस चैनल को अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर करना है, वीडियोस को भी लेक्चर्स को भी अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप करना है। मेरा बच्चा मैंने तुम्हारे सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शेयर अप कर दिए हैं, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।